नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक यात्रा पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो न सिर्फ युद्ध की रणनीति सिखाती है बल्कि जिंदगी के हर मोर्चे पर जीत हासिल करने का तरीका भी बताती है। युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं होता, जिंदगी अपने आप में एक युद्ध है। कभी ये लक्ष्य पाने के लिए होता है, कभी खुद से लड़ने के लिए और कभी हालात से। लेकिन इस युद्ध में जीत उसी की होती है जो रणनीति से चलता है, न कि भावनाओं के बहाव में। लगभग 2500 साल पहले एक चीनी सेनापति सन त्सू ने एक अद्भुत ग्रंथ लिखा, द आर्ट ऑफ वॉर। यह सिर्फ तलवार चलाने की कला नहीं सिखाता, बल्कि यह भी सिखाता है कि कैसे हम दिमाग और समझदारी से बिना लड़े भी जंग जीत सकते हैं। आज भी दुनिया के सबसे सफल नेता, बिजनेस टाइकून, खिलाड़ी और रणनीतिकार इस किताब से सीख लेते हैं। यह पुस्तक हमें बताती है कि सीधा टकराव ही हमेशा समाधान नहीं होता, बल्कि कभी कभी चुपचाप पीछे हटकर भी बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। यह किताब कहती है, अगर तुम खुद को जानते हो और अपने दुश्मन को भी, तो 100 लड़ाइयां भी तुम्हें हरा नहीं सकती। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत ज्ञान की यात्रा को, जहां हर अध्याय एक ऐसा शस्त्र है जो आपकी सोच को धार देगा और आपको हर संघर्ष में विजयी बनाएगा। चैप्टर 1, लेइंग प्लान्स, यानी योजना बनाना। सन त्सू कहते हैं कि किसी भी युद्ध को जीतने से पहले युद्ध को समझना जरूरी है। जीत सिर्फ तलवार या ताकत से नहीं मिलती, वो मिलती है सही योजना, समझदारी भरे विश्लेषण और टाइमिंग की परफेक्शन से। यह अध्याय हमें बताता है कि किसी भी संघर्ष या लक्ष्य से पहले 5 मूलभूत बातों पर विचार करना जरूरी है। 1, नैतिक सिद्धांत। 2, मौसम। 3, इलाका। 4, कमांडर का गुण। और 5, विधि और अनुशासन। पहला, नैतिक सिद्धांत। यह उस जुड़ाव की बात करता है जो सैनिकों और उनके नेता के बीच होता है। जब लोग अपने नेता पर विश्वास करते हैं और उसकी नीयत को सही मानते हैं, तो वे जान देने से भी नहीं डरते। यही सिद्धांत जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होता है। जब कोई टीम अपने लीडर के विजन में भरोसा करती है, तो वो असंभव को भी संभव कर सकती है। दूसरा, मौसम, समय और हालात को समझना। चाहे बिजनेस हो या व्यक्तिगत निर्णय, सही समय पर लिया गया कदम ही जीत की गारंटी बनता है। युद्ध में भी मौसम तय करता है कि हमला कब करना है और कब रुक जाना है। तीसरा, इलाका, जमीन की स्थिति, दिशा और दूरी का विश्लेषण करना। यह हमें बताता है कि हालात और परिस्थिति को समझना कितना जरूरी है। जिंदगी में भी अगर आप अपने मैदान यानी सिचुएशन को नहीं समझते, तो आप सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। चौथा, कमांडर का गुण, जिसमें बुद्धि, ईमानदारी, करुणा, साहस और अनुशासन शामिल है। एक लीडर का चरित्र ही तय करता है कि उसकी सेना उसे कहां तक फॉलो करेगी। आज के जमाने में ये बात किसी बॉस, शिक्षक या खुद के लिए भी लागू होती है। पांचवा, विधि और अनुशासन, यानी मेथड एंड डिसिप्लिन। सेना की संरचना, हथियारों की व्यवस्था, आपूर्ति चयन और अनुशासन ही युद्ध को जीतने का आधार होते हैं। जिंदगी में भी अगर आपकी योजना अच्छी है लेकिन अनुशासन नहीं है, तो सफलता केवल सपना रह जाएगा। सन त्सू कहते हैं कि जब आप इन 5 तत्वों पर गहराई से सोच लेते हैं, तभी आप जान पाते हैं कि क्या युद्ध में उतरना चाहिए या नहीं। जो जनरल बिना रणनीति के युद्ध करता है, वो खुद को और अपनी सेना को बर्बाद करता है। इस अध्याय में एक और बड़ी सीख ये मिलती है, दुश्मन से लड़ने से पहले खुद को जानो। अगर आप खुद को जानते हैं और दुश्मन को भी, तो 100 लड़ाइयों में भी हार नहीं होगी। लेकिन अगर आप खुद को नहीं जानते, तो हर जीत भी संयोग होगी और हर हार आपके लिए बर्बादी। इसीलिए सन त्सू कहते हैं कि रणनीति वही सफल होती है जिसमें सोच ज्यादा और लड़ाई कम होती है। तैयारी जितनी गहरी होगी, जीत उतनी ही नजदीक होगी। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मैदान में उतरने से पहले अपने दिमाग में लड़ाई जीतना जरूरी है। चैप्टर 2, वेजिंग वॉर, यानी युद्ध करना। सन त्सू इस अध्याय में बताते हैं कि युद्ध की शुरुआत से पहले उसके परिणाम और लागत को गहराई से समझना बेहद जरूरी है। युद्ध सिर्फ मैदान पर तलवारों की टकराहट नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा निर्णय है जिसमें संसाधनों की बर्बादी, जनशक्ति की हानि और समय की बर्बादी हो सकती है। इसलिए किसी भी युद्ध की कीमत जानना उतना ही आवश्यक है जितना कि उसकी योजना बनाना। सन त्सू कहते हैं कि अगर युद्ध लंबा खिंचता है, तो वह सेना के मनोबल को गिरा देता है, खजाने को खाली कर देता है और देश की जनता पर भारी बोझ डालता है। युद्ध में जीत जरूरी है, लेकिन तेज और कुशल जीत सबसे जरूरी है। जितनी जल्दी युद्ध समाप्त होगा, उतना ही कम नुकसान होगा। आज के समय में यह बात हर छोटे बड़े संघर्ष या प्रोजेक्ट पर लागू होती है।
चाहे वह कोई व्यापारिक निर्णय हो या जीवन का कोई बड़ा मोड़, उसे अनावश्यक रूप से लंबा नहीं खींचना चाहिए। इस अध्याय में सन त्सू एक दिलचस्प गणना की बात करते हैं। जब कोई देश युद्ध में उतरता है तो वह अपने संसाधनों जैसे अन्न, हथियार, घोड़े, गाड़ियों और सैनिकों की ताकत को खर्च करता है। अगर ये सब चीजें जल्द खत्म हो जाएं या ज्यादा समय तक लगे तो उसका असर सिर्फ सेना पर नहीं, पूरे देश की जनता पर पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे अगर हम बिना सोचे समझे अपने समय, ऊर्जा और पैसे को किसी काम में लगा दें तो वह काम अगर लंबे समय तक खिंच जाए तो नुकसान हम सबको उठाना पड़ता है। सन त्सू यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। किसी युद्ध में सबसे अच्छा तरीका है कि आप दुश्मन की सेना को बिना लड़े ही हरा दें। दुश्मन के मनोबल को गिराना, उसकी योजना को भांप लेना और उसे गलत निर्णयों की ओर धकेलना, ये सब ऐसे तरीके हैं जो बिना खून बहाए युद्ध को जीत सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोरी दिखाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम दिमाग से लड़े, ताकत से नहीं। सन त्सू यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि युद्ध अनिवार्य हो जाए तो उसे पूरे बल और योजना से शुरू करो ताकि वह जल्द से जल्द समाप्त हो सके। आधे मन से किया गया युद्ध हार की ओर ले जाता है। इसी तरह जीवन में भी जब कोई कठिन निर्णय लेना हो तो या तो उसे पूरी ताकत और तैयारी से लो या बिल्कुल मत लो। इस अध्याय का सार यह है कि युद्ध को कभी हल्के में मत लो, वह केवल अंतिम विकल्प होना चाहिए और अगर उसे अपनाना पड़े तो उसे पूरी शक्ति और चतुराई के साथ करना चाहिए। सन त्सू कहते हैं कि समझदार जनरल वही है जो यह जानता है कि कब युद्ध करना है, लेकिन उससे भी समझदार वह है जो जानता है कि कब युद्ध नहीं करना है। इसलिए युद्ध की तैयारी केवल तलवार उठाने तक सीमित नहीं होती, वह सोच से शुरू होती है और समझदारी से समाप्त होती है। जीत हमेशा ताकत की नहीं होती, सही समय पर लिया गया फैसला और तेज निर्णय भी जीत की नींव होते हैं। चैप्टर 3, अटैक बाय स्ट्रेटेजम यानी आक्रमण की योजना। सन त्सू कहते हैं कि सबसे बड़ी जीत वह नहीं होती जो युद्ध भूमि में तलवार से जीती जाए, बल्कि वह होती है जो रणनीति और बुद्धि से बिना एक भी तीर चलाए हासिल हो। इस अध्याय में सन त्सू हमें सिखाते हैं कि किसी दुश्मन को हराना केवल ताकत से संभव नहीं है। अगर आप उसकी योजना को पहले ही भांप लें, उसके फैसलों को अपने हिसाब से मोड़ दें, तो आप उसे बिना लड़े भी हरा सकते हैं। वो कहते हैं, सुप्रीम एक्सेलेंस कंसिस्ट्स इन ब्रेकिंग द एनिमीज रेजिस्टेंस विदाउट फाइटिंग, यानी सबसे बड़ी विजय वही है जो बिना लड़ाई के मिले। यह बात आज के युग में भी उतनी ही सटीक बैठती है, चाहे वो बिजनेस कंपटीशन हो, रिश्तों का टकराव हो या कोई जिंदगी का टफ डिसीजन। कई बार चुपचाप सोच समझकर उठाया गया कदम तेज आवाज वाले फैसले से ज्यादा असरदार होता है। सन त्सू 5 लेवल्स की रणनीति की बात करते हैं। सबसे पहले होता है दुश्मन की योजना को नष्ट करना, दूसरा है उसके अलायंसेस, सहयोगियों को तोड़ना, तीसरा है उसकी सेना पर हमला करना, चौथा है उसके किलों पर धावा बोलना और पांचवा यानी सबसे कमतर तरीका है सीधा और खुला युद्ध। इसका मतलब है कि जब तक दुश्मन की सोच और संगठन को भीतर से तोड़ा जा सकता है तब तक खून खराबे की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये सोच केवल युद्ध में नहीं, आज की कॉरपोरेट दुनिया में भी काम आती है, जहां कंपनियां अपने प्रतिद्वंदियों की नीतियों को समझकर शांत तरीके से उन्हें बाजार से बाहर कर देती हैं। सन त्सू ये भी कहते हैं कि एक बुद्धिमान सेनापति वही होता है जो जानता है कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। वह अपनी सेना को तब तक युद्ध में नहीं डालता जब तक जीत की संभावनाएं प्रबल न हो, और यदि उसे यह लगे कि लड़ाई से अधिक नुकसान होगा तो वह उस युद्ध को टाल देता है, क्योंकि सन त्सू के अनुसार कभी कभी युद्ध से बचना ही सबसे बड़ी जीत होती है। इस अध्याय की एक और गहरी सीख यह है कि स्वयं को और अपने दुश्मन को जानना सबसे जरूरी है। सन त्सू कहते हैं, इफ यू नो द एनिमी एंड नो योरसेल्फ, यू नीड नॉट फियर द रिजल्ट ऑफ 100 बैटल्स। यानी अगर आप खुद को और अपने दुश्मन को अच्छी तरह से जानते हैं तो 100 लड़ाइयों में भी हारने का डर नहीं रहेगा। पर अगर आप खुद को नहीं जानते तो भले ही दुश्मन को जान लो, जीत की कोई गारंटी नहीं। यही बात हमारी व्यक्तिगत जिंदगी पर भी लागू होती है। जब तक हम खुद की कमजोरियों और ताकतों को नहीं पहचानते तब तक हम बाहरी दुनिया से जंग नहीं जीत सकते। इसलिए इस अध्याय का सार यह है कि रणनीति ही असली शक्ति है। जीत हमेशा सबसे तेज या सबसे ताकतवर की नहीं होती, बल्कि उसकी होती है जो सबसे ज्यादा सोचे समझे, अपने हर कदम को सोचकर चले और जरूरत पड़ने पर बिना लड़े भी जीत ले। चैप्टर 4, टैक्टिकल डिस्पोजिशंस यानी सैन्य व्यवस्था। सन त्सू इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं। सफलता की नींव जीतने की कोशिश करने में नहीं, बल्कि हार से बचने की रणनीति में होती है। यानी एक अच्छा योद्धा पहले खुद को ऐसी स्थिति में लाता है जहां वह हारा नहीं जा सकता
और फिर मौके के अनुसार दुश्मन पर प्रहार करता है। ये विचार सुनने में उल्टा लग सकता है, लेकिन यही सन त्सू की सोच को सबसे अलग बनाता है। वह कहते हैं कि जो नेता अपने सैनिकों को ऐसी स्थिति में रखते हैं जहां वे आसानी से पराजित न हो सके, वही लंबे समय तक विजयी रहते हैं। इसका मतलब है कि युद्ध की शुरुआत करने से पहले अपने संसाधनों, जगह, समय और मनोबल को इस तरह से सेट कर लो कि चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों न हो, तुम्हारे गिरने की संभावना न के बराबर हो। इसे अगर हम आज के जीवन में लागू करें तो इसका मतलब ये होगा कि किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले हमें अपने फाउंडेशन को मजबूत करना चाहिए, जैसे सही आदतें बनाना, समय प्रबंधन सीखना, भावनाओं पर नियंत्रण पाना और उस क्षेत्र की पूरी तैयारी करना। तभी जब हम किसी कंपटीशन या चुनौती का सामना करेंगे, हम गिरेंगे नहीं। सन त्सू कहते हैं कि विजेता वो नहीं होता जो सिर्फ युद्ध जीतता है, बल्कि वो होता है जो पहले ही खुद को हार से बचा लेता है। इसलिए वह कहते हैं कि पहले इनविंसिबिलिटी यानी अजेयता की स्थिति बनाओ, फिर अटैक करने की स्ट्रैटेजी सोचो। ये बात हमें ये सिखाती है कि पहले अपनी जिंदगी में ऐसी व्यवस्था बनाओ कि आपको कोई असफलता हिला न सके, और फिर धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ो। वह यह भी कहते हैं कि skillful warriors of old first made themselves invincible and then waited for the enemy's vulnerability। यानी पुराने समय के अनुभवी योद्धा पहले खुद को अजेय बनाते थे और फिर दुश्मन की कमजोरी का इंतजार करते थे। सन त्सू यह भी स्पष्ट करते हैं कि महान सेनापति वह है जो बहुत सारी लड़ाइयां लड़ने से नहीं, बल्कि कई लड़ाइयों को बिना लड़े जीतने से महान बनता है। वह अपने सैनिकों को ऐसी स्थिति में रखता है जहां वे हार नहीं सकते, चाहे सामने कितनी ही मुश्किल क्यों न हो। वह अपने पक्ष को मजबूत करता है और दुश्मन की कमजोरियों का धैर्य से इंतजार करता है। यह सिद्धांत हमें जिंदगी के हर क्षेत्र में काम आता है, चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो, रिश्ते हो या कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम खुद को स्थिर और मजबूत बना लेते हैं, तभी हम असल में कठिनाइयों का सामना करने लायक बनते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि सच्ची ताकत सिर्फ हमले में नहीं होती, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लेना ही असली जीत है कि कोई भी परिस्थिति आपको गिरा न सके। सन त्सू हमें सिखाते हैं कि युद्ध हो या जीवन, असली तैयारी बाहरी युद्ध के लिए नहीं, बल्कि भीतर की मजबूती के लिए होनी चाहिए। जब हम खुद को भीतर से अजेय बना लेते हैं तो कोई भी चुनौती हमें नहीं हरा सकती। चैप्टर 5 एनर्जी यानी ऊर्जा। सन त्सू इस अध्याय में बताते हैं कि युद्ध सिर्फ संख्या का खेल नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा का खेल है जिसे सही समय पर और सही दिशा में लगाया जाए। वह कहते हैं कि भले ही आपके सैनिक कम हो, अगर आप उनकी ऊर्जा को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर पाओ तो वह दुश्मन की बड़ी सेना को भी हरा सकते हैं। ऊर्जा का मतलब यहाँ सिर्फ फिजिकल ताकत नहीं है, बल्कि मनोबल, एकता, स्ट्रेटेजी और टाइमिंग, ये सब उस ऊर्जा के हिस्से हैं। सन त्सू इस अध्याय में समझाते हैं कि एक समझदार सेनापति वो होता है जो अपनी सेना की ताकत को ऐसे इस्तेमाल करता है जैसे आकाश में कड़कती हुई बिजली, जो अचानक आती है और सीधा वार करती है। यानी हमें अपनी प्लानिंग को छिपा कर रखना चाहिए और जब समय आए तब पूरी ताकत से वार करना चाहिए, ताकि दुश्मन को संभलने का मौका ही न मिले। सन त्सू ये भी कहते हैं कि हर युद्ध में केओस और ऑर्डर का खेल चलता है। एक अच्छा सेनापति दुश्मन की सेना में भ्रम पैदा करता है और अपनी सेना में स्पष्टता रखता है। वो अपनी टीम को डिसिप्लिन और कोऑर्डिनेशन से भरता है, ताकि चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, उसकी सेना एक बॉडी की तरह एक साथ चले। वेल ऑर्डर्ड ट्रूप्स अवेट केओस, वेल डिसिप्लिन्ड ट्रूप्स अवेट डिसऑर्गेनाइजेशन। यानी व्यवस्थित सेना हमेशा अव्यवस्थित दुश्मन का इंतजार करती है। यह बात हमारी पर्सनल लाइफ में भी उतनी ही सटीक है। जब हम खुद की एनर्जी को सही दिशा में लगाते हैं, डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और फोकस के साथ काम करते हैं, तो हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स भी बड़े रिजल्ट्स देते हैं। सन त्सू ये भी बताते हैं कि एक सच्चा योद्धा सीधा आक्रमण नहीं करता, बल्कि वो पहले कमजोर बिंदु की तलाश करता है और वहीं पर अपना वार करता है। वह युद्ध को बहते पानी की तरह मानते हैं, जो जहां रेजिस्टेंस कम होता है उधर मुड़ जाता है। उसी तरह आपकी स्ट्रेटेजी भी रिजिड नहीं होनी चाहिए, बल्कि समय और स्थिति के अनुसार बदलती रहनी चाहिए। वह कहते हैं कि अगर आप दुश्मन को प्रिडिक्ट कर सकते हो और वह आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा, तो आप पहले ही जीत चुके हो। ये सीख हमें बताती है कि जिंदगी में भी बदलावों के साथ बहना सीखो। हमेशा एक ही तरह की सोच पर अड़े रहना अक्सर नुकसान देता है। इस अध्याय का सार यही है कि आपकी जीत सिर्फ आपकी ताकत से नहीं, बल्कि उस ताकत को सही समय पर सही जगह लगाने की कला से तय होती है। ऊर्जा हर किसी के पास होती है, लेकिन जो उसे संभालना और चैनलाइज करना जानता है, वही विजेता बनता है। चैप्टर 6 कमजोर बिंदु और मजबूत बिंदु। सन त्सू कहते हैं
कि किसी भी युद्ध में जीतने की असली चाबी होती है ये समझना कि दुश्मन कहां से कमजोर है और हम खुद कहां से मजबूत हैं। जो सेनापति इस फर्क को समझ लेता है वही बिना थके, बिना ज्यादा रिसोर्सेस गंवाए जीत की तरफ बढ़ता है। इस अध्याय में सन त्सु हमें यह सिखाते हैं कि युद्ध कभी सीधा नहीं होता और न ही सफलता का रास्ता कभी सीधा होता है। असली चतुराई इसमें है कि हम अपने विरोधी की गलतियों को पहचानें और वहीं से वार करें जहां वो लीस्ट प्रिपेयर्ड हो। अगर हम सीधे टकराते हैं तो नुकसान ज्यादा होता है, लेकिन अगर हम दुश्मन की स्ट्रेटेजी, कमजोरी और आदतों को पढ़ लें तो हम बिना लड़े भी आधा युद्ध जीत सकते हैं। सन त्सु बताते हैं कि हमें खुद को फ्लूइड, तरल बनाना चाहिए। जैसे पानी अपने रास्ते खुद ढूंढ लेता है, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति या सेनापति हालात के अनुसार अपना रास्ता बनाता है। अगर सामने वाला पहाड़ की तरह मजबूत है तो हम सीधा चढ़ने की बजाय उसके किनारे से रास्ता ढूंढ सकते हैं। यही प्रिंसिपल आज के जीवन में भी लागू होता है। जब कोई समस्या हमारे सामने आती है तो हम उसमें फंसने की बजाय सोचें कि इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कौन सा तरीका है जिससे हम स्मार्टली डील कर सकते हैं। इस अध्याय में सन त्सु ये भी कहते हैं कि जो सेनापति खुद को बहुत प्रेडिक्टेबल बना देता है उसकी हार तय है। इसलिए स्ट्रेटजी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कभी सामने से हमला करो, कभी किनारे से, कभी तेज बनो, कभी शांत, कभी मजबूती दिखाओ तो कभी कमजोरी का इल्यूजन फैलाओ। यही विविधता आपको अगला कदम लेने में एज देती है। सन त्सु ये भी समझाते हैं कि हमें भीतर से मजबूत बनना है, बाहर से अनिश्चित, ताकि सामने वाला ये न समझ पाए कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। जैसे शेर शिकार से पहले खुद को झाड़ियों में छिपा लेता है, वैसे ही एक समझदार इंसान भी अपनी ताकत को तब तक छिपाता है जब तक कि वो सबसे घातक न बन जाए। इस सोच से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में भी हर बार खुलकर नहीं खेलना चाहिए। कुछ बातें, कुछ योजनाएं तब तक अंदर रखनी चाहिए जब तक सही समय ना आ जाए। इस अध्याय का सार यही है कि कमजोरी को पहचानना, ताकत को छिपाना और स्ट्रेटेजी को फ्लेक्सिबल बनाना ही असली जीत का रास्ता है। एक अच्छे योद्धा की पहचान उसके हथियारों से नहीं बल्कि उसकी सोच की गहराई से होती है, और वही सोच उसे भीड़ से अलग और विजेता बनाती है। चैप्टर 7 मैन्यूवरिंग यानी संचालन कला। सन त्सु इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि किसी भी युद्ध की असली कला केवल हमला करना नहीं होता, बल्कि अपने सेनाओं को सही दिशा में, सही समय पर, सही ढंग से संचालित करना होता है। यह संचालन, मैन्यूवरिंग ही युद्ध को जीत या हार की तरफ ले जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ताकतवर सेना भी सिर्फ इसलिए हार जाती है क्योंकि वह अपने लोगों को सही तरीके से संभाल नहीं पाती या समय रहते अपने फैसलों को सही दिशा में मोड़ नहीं पाती। सन त्सु कहते हैं कि युद्ध में गति और अनुकूलता, स्पीड एंड अडेप्टेबिलिटी सबसे जरूरी हथियार होते हैं। जैसे तेज नदी अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों को काटती नहीं बल्कि उन्हें घेर कर निकल जाती है, वैसे ही एक समझदार सेनापति को हालात के अनुसार अपने मूव्स को एडजस्ट करना चाहिए। अगर हम रिजिड हुए, मतलब हालात के अनुसार नहीं बदले, तो हमारी प्लानिंग बेमतलब हो जाएगी। संचालन का मतलब सिर्फ मूवमेंट नहीं होता, इसका मतलब होता है सही समय पर, सही जगह, सही निर्णय के साथ अपनी सेना या रिसोर्सेज को इस तरह पोजीशन करना कि दुश्मन कंफ्यूजन में पड़ जाए और हम एक डिसाइसिव एडवांटेज ले सके। एक छोटी सी चूक युद्ध के मैदान में विनाश ला सकती है। इसलिए सन त्सु हमेशा तैयारी और ऑब्जर्वेशन पर जोर देते हैं। सन त्सु इस अध्याय में हमें यह भी समझाते हैं कि कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन युद्ध में उतने ही जरूरी हैं जितने हथियार। अगर सेना को पता ही नहीं है कि क्या करना है, कहां जाना है या दुश्मन की प्लानिंग क्या है, तो वो आपस में ही उलझ जाती है। यही बात जिंदगी में भी लागू होती है। अगर हमारी प्लानिंग में क्लैरिटी नहीं है, अगर हम अपने डिसीजंस को सही ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। वो कहते हैं कि सेनापति को पहले खुद स्पष्ट होना चाहिए। उसे अपनी दिशा, अपने सोल्जर्स की ताकत, कमजोरी, रास्ते की कठिनाइयों और दुश्मन की क्षमता का पूरा आकलन करना चाहिए। बिना प्रिपरेशन के मैदान में उतरना खुद को हारने के लिए भेजना है, और अगर परिस्थितियां बदलें तो प्लानिंग भी बदले। यही युद्ध की सबसे सशक्त कला है। सन त्सु ये भी कहते हैं कि कभी कभी हमें दुश्मन को उकसाना भी पड़ता है ताकि वो अपनी पोजीशन छोड़ दे और हम उसकी रणनीति का फायदा उठाएं। लेकिन यह तभी संभव है जब हम खुद पूरी तरह नियंत्रित और शांत हों। अगर हम खुद ही बिना सोचे समझे डिसीजंस लेने लगे तो हम दुश्मन से पहले खुद को हरा देंगे। इस अध्याय का मूल संदेश यही है कि युद्ध जीतने के लिए केवल साहस और ताकत की जरूरत नहीं होती, बल्कि चालाकी, सोच और सबसे बढ़कर सही समय पर सही संचालन की जरूरत होती है।
क्योंकि रणनीति बिना संचालन एक नक्शा है जिसे कोई पढ़ नहीं सकता, और संचालन बिना रणनीति एक यात्रा है जिसका कोई मकसद नहीं। चैप्टर 8 वेरिएशन इन टैक्टिक्स यानी रणनीति में बदलाव। सन त्सू इस अध्याय में एक बेहद गहरी बात समझाते हैं कि युद्ध की सबसे बड़ी कमजोरी होती है एक जैसी रणनीति का बार बार इस्तेमाल। यानी अगर तुम एक ही तरीके से लड़ते हो, एक ही मूव बार बार दोहराते हो, तो दुश्मन तुम्हारी चालें पढ़ना सीख जाता है और वही तुम्हारे हार की वजह बनती है। इसीलिए सन त्सू कहते हैं कि रणनीति में लचीलापन और विविधता होनी चाहिए। हालात के अनुसार रणनीति बदलना ही सच्ची युद्ध कला है। तुम्हारी प्लानिंग को ऐसा होना चाहिए कि दुश्मन तुम्हारे अगले कदम का अंदाजा न लगा सके। एक अच्छा सेनापति वही है जो हालात के अनुसार कभी अग्रेसिव हो जाता है तो कभी डिफेंसिव, कभी पीछे हटकर दुश्मन को फंसाता है तो कभी अचानक हमला करके उसे चौंका देता है। जिंदगी में भी यही लागू होता है। अगर हम बार बार वही तरीका अपनाते हैं और परिणाम बदलने की उम्मीद करते हैं तो हम बेवकूफी कर रहे हैं। इस अध्याय में सन त्सू बताते हैं कि हर परिस्थिति में एक ही तरह से रिस्पॉन्ड करना मूर्खता है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि कब लड़ना है, कब रुकना है, कब झुकना है और कब पूरी ताकत से सामने वाले पर चढ़ जाना है। ये समझ तभी आएगी जब तुम सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी की भी प्रैक्टिस करोगे। वो कहते हैं कि विजेता वो नहीं होता जो हर बार एक जैसी स्ट्रैटेजी से जीतता है, बल्कि वो होता है जो हर बार हालात को पढ़कर नई स्ट्रैटेजी बनाता है। साथ ही सन त्सू हमें चेतावनी देते हैं कि स्ट्रैटेजी में बदलाव करना सिर्फ जरूरत नहीं है, एक कला भी है। लेकिन ये कला तभी आएगी जब हम अपने भीतर के डर, अहंकार और जल्दबाजी को काबू में रख सके। कभी कभी कुछ देर के लिए पीछे हटना, लचीला बनना एक बड़ी जीत की ओर पहला कदम होता है। जब हम अपने मेथड्स को कॉन्स्टेंटली विकसित करते हैं तो हम अपने विरोधी को हमेशा सरप्राइज में रखते हैं, और युद्ध में सरप्राइज यानी अचरज सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए इस अध्याय का सार यही है कि रणनीति कोई पत्थर पर लिखी चीज नहीं होती, बल्कि ये एक बहती नदी की तरह होनी चाहिए जो अपने रास्ते में आने वाली हर चट्टान को अपने अनुसार ढाल लेती है। जो सेनापति इस विविधता को समझता है वही हर युद्ध में विजयी बनता है। चैप्टर 9 द आर्मी ऑन द मार्च यानी सेना की चाल और उसके संकेत। इस अध्याय में सन त्सू हमें बैटलफील्ड के कुछ ऐसे प्रैक्टिकल इंसाइट्स देते हैं जो सिर्फ युद्ध में ही नहीं, जिंदगी के हर मोर्चे पर लागू होते हैं। जब कोई सेना मार्च करती है यानी किसी दिशा में बढ़ती है तो उसकी चाल, उसका ढांचा, उसकी स्थितियां, ये सब संकेत देती हैं कि उस सेना की मन स्थिति क्या है, उसकी रणनीति क्या हो सकती है और वह किस ओर बढ़ रही है। सन त्सू बताते हैं कि एक अनुभवी सेनापति को सिर्फ शत्रु की उपस्थिति नहीं, उसकी गतिविधियों से भी उसका इरादा समझना आना चाहिए। अगर दुश्मन बिना किसी कारण कैंप बदलता है, बिना कारण पीछे हटता है या ज्यादा आवाज करता है, तो यह सब संकेत होते हैं या तो भ्रम फैलाने के या फिर कमजोरी छुपाने के। इसी तरह अगर सैनिक थके हुए लग रहे हैं, बिखरे हुए हैं या उनका कैंप असमान जगहों पर फैला हुआ है, तो समझ लीजिए कि सेना अंदर से डगमगाई हुई है। सन त्सू ये भी बताते हैं कि बैटलफील्ड में प्रकृति का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे ऊंचाई पर कैंप लगाना अधिक सुरक्षित होता है, पानी के पास कैंप करना जरूरी है, लेकिन बहुत करीब नहीं, ताकि बाढ़ या दुश्मन के हमले का खतरा न हो। वो कहते हैं कि एक अच्छा सेनापति हर जियोग्राफिकल स्थिति को एडवांटेज में बदल सकता है अगर वह सजग है। अब इसे जिंदगी में लागू करें तो जब भी हम किसी गोल की ओर बढ़ते हैं, हमें यह देखना होता है कि हमारे चारों ओर की परिस्थितियां क्या संकेत दे रही हैं। क्या समय अनुकूल है? क्या हमारे सहयोगी तैयार हैं? क्या कोई बाहरी ताकत हमारी सफलता में बाधा बन सकती है? अगर हम इन संकेतों को पहचानना सीख जाएं, तो हम बिना लड़े ही कई लड़ाइयां जीत सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो सन त्सू बताते हैं वो यह है कि कभी कभी हमें दुश्मन की स्थिति को देखकर ही अपना निर्णय लेना चाहिए, न कि सिर्फ अपने प्लान पर अड़े रहना चाहिए, क्योंकि बैटलफील्ड गतिशील होता है और वहां फ्लेक्सिबिलिटी ही सबसे बड़ा हथियार है। जो सेनापति इन जटिल सिग्नल्स को पढ़ना जानता है वही हर बदलाव के लिए तैयार रहता है। अंत में सन त्सू कहते हैं कि हर कदम सोच समझकर चलना चाहिए, क्योंकि बैटलफील्ड में गलती की कोई माफी नहीं होती। जो लोग संकेतों को नजरअंदाज करते हैं वो अक्सर तब हारते हैं जब जीत उनके बहुत करीब होती है। इसलिए इस अध्याय का सार यही है कि सिर्फ आगे बढ़ते रहना काफी नहीं है, जरूरी है कि आप अपने रास्ते के हर संकेत को समझो, हर हलचल को पढ़ो और फिर उसी के अनुसार अपनी रणनीति बदलो। यही असली विजेता की पहचान है। चैप्टर 10 टेरेन यानी भूभाग और उसकी भूमिका। इस अध्याय में सन त्सू हमें सिखाते हैं कि युद्ध जीतने के लिए हथियारों और सेनाओं से ज्यादा जरूरी होता है।
टेरेन यानी मैदान, भूभाग या जमीन की समझ, क्योंकि जमीन ही वो मंच है जिस पर युद्ध लड़ा जाता है। और अगर सेनापति को जमीन की प्रकृति का ज्ञान नहीं है तो चाहे उसकी सेना कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वो हार सकता है। सन त्सू टेरेन को कई हिस्सों में बांटते हैं, जैसे एक्सेसिबल, जहां दोनों सेनाएं आसानी से पहुंच सकती हैं, एंटैंगलिंग, जहां से लौटना मुश्किल हो, टेम्पोराइजिंग, जहां रुकना ही बेहतर हो, नैरो, जहां दुश्मन को रोकना आसान हो, स्टीप, ढलान वाली जमीन, और डिस्टेंट, जहां पहुंचना कठिन हो। हर टेरेन की अपनी रणनीति होती है। उदाहरण के लिए, अगर जमीन तंग है तो बड़ी सेना को तैनात करना मुश्किल होगा, लेकिन वहां एम्बुश यानी घात लगाकर हमला करना आसान होगा। वहीं अगर जमीन खुली है तो घुड़सवार सेना व तेज आक्रमण ज्यादा असरदार होंगे। लेकिन सन त्सू की बात यहीं खत्म नहीं होती। वो बताते हैं कि टेरेन सिर्फ फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल भी होता है। यानी जमीन पर हमारी पकड़ सिर्फ बाहरी नहीं, हमारे आत्मविश्वास, प्लानिंग और अवेयरनेस पर भी निर्भर करती है। अगर हम टेरेन के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझ लें तो हम उसका सही उपयोग कर सकते हैं और कई बार कमजोर टेरेन को भी एडवांटेज में बदल सकते हैं। सन त्सू कहते हैं कि जो सेनापति जमीन की प्रकृति नहीं समझता वो अपने सैनिकों को खतरे में डाल देता है। इसीलिए टेरेन का ज्ञान केवल पोजीशनिंग के लिए नहीं, बल्कि निर्णय लेने, टाइमिंग तय करने और अपनी शक्ति का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए बेहद आवश्यक है। इस पूरे अध्याय का सार यही है कि भूभाग को समझना ही युद्ध की आत्मा को समझना है। अगर सेनापति जमीन को पढ़ना जानता है तो वो सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ता, वो जमीन का इस्तेमाल करके दुश्मन की चालों को पहले से भांप लेता है और एक एक कदम सोच समझकर चलता है। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर हम अपने हालात यानी टेरेन को समझ जाएं तो हम बेहतर फैसले ले सकते हैं, सही समय पर एक्शन कर सकते हैं और मुश्किल को भी अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। इसीलिए सन त्सू कहते हैं कि युद्ध की असली जीत हथियारों से नहीं, जमीन की समझ और सोच समझकर उठाए गए कदमों से होती है। चैप्टर 11, द 9 सिचुएशंस, यानी 9 प्रकार की परिस्थितियां। इस अध्याय में सन त्सू बताते हैं कि युद्ध के दौरान सेनाएं जिन परिस्थितियों का सामना करती है वे केवल एक जैसी नहीं होती, बल्कि 9 अलग अलग प्रकार की स्थितियां होती हैं और हर परिस्थिति की अपनी रणनीति होनी चाहिए। ये 9 परिस्थितियां हैं। डिस्पर्सिव, जहां सैनिक अपने घर के पास होते हैं। फैसाइल, जहां दुश्मन की जमीन में थोड़ा अंदर घुसा गया हो। कंटेंशियस, ऐसी जगह जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो। ओपन, ऐसी जगह जहां पीछे हटने और आगे बढ़ने दोनों की संभावनाएं हों। इंटरसेक्टिंग, जहां कई सेनाएं मिल सकती हैं। सीरियस, जहां दुश्मन की सीमा के अंदर काफी गहराई में पहुंचा गया हो। डिफिकल्ट, कठिन इलाकों जैसे जंगल, पहाड़, दलदल आदि। हेमेडिन, ऐसी स्थिति जहां चारों तरफ से घिर जाने का खतरा हो। और डेस्परेट, जहां जीत या मरने के अलावा कोई विकल्प न बचा हो। सन त्सू कहते हैं कि हर परिस्थिति में सेनापति का व्यवहार अलग होना चाहिए, क्योंकि एक ही रणनीति हर जगह नहीं चलती। उदाहरण के तौर पर, अगर सैनिक डिस्पर्सिव ग्राउंड पर हैं, यानी अपने ही प्रदेश में हैं, तो उन्हें भावनात्मक रूप से घर की याद आ सकती है। इसलिए उन्हें यूनिटी और इंस्पिरेशन देना जरूरी है। वहीं डेस्परेट ग्राउंड पर सैनिक जान हथेली पर रखकर लड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हार का मतलब है अंत। इसलिए कभी कभी ऐसी परिस्थिति में भी जानबूझकर सेना को डालना चाहिए ताकि वे अपनी पूरी शक्ति से लड़ें। सन त्सू बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि एक अच्छा सेनापति केवल युद्ध नहीं लड़ता, वो परिस्थितियों को पढ़ता है, सैनिकों के साइकोलॉजी को समझता है और जरूरत पड़ने पर अपने सोल्जर्स को इस तरह मोटिवेट करता है कि वे हर परिस्थिति को अवसर में बदल सके। वो यह भी कहते हैं कि बैटलफील्ड पर कोई स्थिति स्थायी नहीं होती। एक डिस्पर्सिव ग्राउंड जल्दी ही सीरियस ग्राउंड बन सकता है अगर स्थिति बदल जाए। इसलिए एक सेनापति को फ्लेक्सिबल और अलर्ट रहना चाहिए। ये अध्याय इस बात का गहरा सबक देता है कि जिंदगी में भी हम रोज किसी न किसी प्रकार की बैटलफील्ड पर होते हैं। कभी घर की सुरक्षा होती है तो कभी बाहर की चुनौती, कभी हमारे पास सभी विकल्प खुले होते हैं तो कभी ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे में हमें सन त्सू की तरह सोचना होता है। परिस्थिति की पहचान करो, उसे समझो और फिर उसी के अनुसार अपनी सोच और स्ट्रेटेजी को बदलो। जीत हमेशा ताकत से नहीं, समझदारी से मिलती है। और इस अध्याय का सार यही है कि जो इंसान हर परिस्थिति की पहचान करना और उसके अनुसार चलना जानता है, वही हर बैटल में जीतता है। चैप्टर 12, द अटैक बाय फायर, यानी आग से आक्रमण। सन त्सू इस अध्याय में बताते हैं कि युद्ध जीतने के लिए केवल तलवार, रणनीति और साहस की ही जरूरत नहीं होती। प्राकृतिक तत्वों का सही उपयोग भी एक शक्तिशाली हथियार हो सकता है। आग एक ऐसा माध्यम है
जिसे यदि समझदारी से प्रयोग किया जाए तो दुश्मन की शक्ति, मनोबल और संसाधनों को एक झटके में तबाह किया जा सकता है। सन त्सू आग से हमले के 5 प्रकार बताते हैं। पहला, दुश्मन के सैनिकों के शिविर को जलाना। दूसरा, उनके भंडारण यानी अनाज या राशन को जलाना। तीसरा, उनके हथियारों और गोदामों को जलाना। चौथा, उनके मार्गों और रास्तों को बाधित करने के लिए जलाना। और पांचवा, उनके सैन्य दलों के बीच भ्रम और अफरा तफरी फैलाने के लिए आग लगाना। लेकिन वह यह भी स्पष्ट करते हैं कि आग से आक्रमण सिर्फ तब करना चाहिए जब पर्यावरण और मौसम उसका साथ दें, जैसे कि सूखा मौसम, तेज हवा या गर्म दिन। अगर बिना योजना और समय का ध्यान रखे आग का प्रयोग किया जाए तो यह अपने ही सैनिकों को नुकसान पहुंचा सकती है। सन त्सू कहते हैं कि जब आग की लपटें दुश्मन की ओर बढ़ रही हों, तब हमारी सेना को तुरंत हमला करना चाहिए ताकि दुश्मन कंफ्यूजन में रहे और हमारी रणनीति सफल हो सके। अगर आग लगाई जाए लेकिन हमला न किया जाए तो वो अवसर व्यर्थ चला जाता है। साथ ही अगर आग लगाने की योजना थी लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया तो रुक जाना ही बुद्धिमानी होती है। इस अध्याय में सन त्सू हमें सिखाते हैं कि युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं, अवसर की पहचान और सही समय पर निर्णय लेने का खेल है। जो सेनापति प्रकृति के साथ चलना जानता है वही बिना अपनी सेना को अधिक नुकसान पहुंचाए दुश्मन को मात दे सकता है। यहाँ आग एक प्रतीक भी बन जाती है हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी इंटेलिजेंस और टाइमिंग की। जीवन में भी हम कई बार गुस्से या जल्दबाजी में सब कुछ जला देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर हम सन त्सू की तरह सोचें तो हम समझ पाते हैं कि कब आग का इस्तेमाल करना है और कब नहीं। इस पूरे अध्याय का मूल संदेश यही है कि सफलता केवल आक्रमण से नहीं मिलती, बल्कि सोच समझकर, वातावरण को देखकर और सही समय पर उठाए गए कदमों से मिलती है। और जो सेनापति समय, स्थिति और प्रकृति को पढ़ना जानता है वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। चैप्टर 13, द यूज ऑफ स्पाइज यानी जासूसों का प्रयोग। सन त्सू कहते हैं कि युद्ध का हर कदम छल और बुद्धि से चलता है और इन दोनों का सबसे गुप्त हथियार है जासूसी। इस अध्याय में वे समझाते हैं कि कैसे एक सफल सेनापति सिर्फ तलवार या सेना से नहीं बल्कि जानकारी से युद्ध जीतता है। जासूसों की भूमिका युद्ध की सबसे अनदेखी लेकिन सबसे शक्तिशाली रणनीति है। सन त्सू 5 प्रकार के जासूसों का जिक्र करते हैं। लोकल स्पाइस, जो दुश्मन की भूमि के निवासी होते हैं। इनसाइड स्पाइस, जो दुश्मन की सरकार या सेना में होते हैं। रिवर्स स्पाइस, जो दुश्मन द्वारा भेजे गए जासूसों को पकड़कर अपने लिए काम में लाया जाता है। डेड स्पाइस, जो झूठी जानकारी के साथ दुश्मन के क्षेत्र में भेजे जाते हैं ताकि उन्हें मार दिया जाए और दुश्मन भ्रमित हो। और लिविंग स्पाइस, जो दुश्मन की भूमि से जानकारी लेकर जीवित वापस लौटते हैं। इन सभी प्रकार के जासूसों का सही समय पर और रणनीतिक उपयोग ही किसी युद्ध की दिशा बदल सकता है। सन त्सू कहते हैं कि एक राजा भले ही उदार हो, सेना भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन यदि उसे जानकारी नहीं है कि दुश्मन कब, कहां और कैसे हमला करेगा तो उसकी हार निश्चित है। जासूस ही एक सेनापति की आंख और कान होते हैं, लेकिन जासूसी सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने का नाम नहीं है। ये एक कला है जिसमें धैर्य, विश्वास और छल की बारीक समझ होनी चाहिए। एक अच्छा सेनापति जानता है कि किस जासूस से कब क्या जानकारी लेनी है और किसे कहां भेजना है। जासूसों को पकड़ना, उनसे सच्चाई उगलवाना, फिर उस सच्चाई को वेरीफाई करना और आखिर में उस जानकारी के अनुसार कार्यवाही करना, यही है असली विजेता की चाल। इस अध्याय का सार है कि यदि आप युद्ध जीतना चाहते हैं तो आपको जानकारी की लड़ाई सबसे पहले जीतनी होगी। और ये जानकारी केवल किताबों, मानचित्रों या अनुमान से नहीं आती। ये आती है उन लोगों से जो दुश्मन की धरती पर चल रहे होते हैं, हर कदम पर खतरे के बीच। जीवन में भी हमारी लड़ाइयां तभी जीती जाती हैं जब हम अपने हालात की सच्चाई को पूरी गहराई से समझते हैं, अपने विचारों के भीतर जाकर, दूसरों के नजरिए को समझकर और सही समय पर सही निर्णय लेकर। सन त्सू इस अध्याय को इस ताकतवर वाक्य के साथ समाप्त करते हैं कि कोई भी व्यक्ति उस देश की सेवा नहीं कर सकता जो अपनी जानकारी को नजरअंदाज करता है। यानी अगर आप बुद्धिमानी से काम नहीं लेंगे तो ताकत और साहस भी आपका साथ नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी द आर्ट ऑफ वॉर किताब की पूरी यात्रा। एक ऐसा ग्रंथ जो सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि जिंदगी के हर मोर्चे की रणनीति सिखाता है। सन त्सू के अनुसार सबसे बड़ी जीत वो होती है जो बिना लड़े हासिल की जाए, और यही बात हमारे रोजमर्रा के जीवन पर भी लागू होती है। ये किताब हमें सिखाती है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हों, अगर हम धैर्य, योजना और आत्मज्ञान से काम लें तो हर जंग जीती जा सकती है। इस किताब से हमने जाना कि खुद को जानना, अपने विरोधी को समझना और सही समय पर सही निर्णय लेना ही असली रणनीति है। और याद रखिए, युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाता, वह तो सबसे पहले हमारे मन में शुरू होता है।
इसलिए अगली बार जब आप किसी चुनौती के सामने खड़े हों तो सन त्सू की इन बातों को याद कीजिए, क्योंकि सही रणनीति से ही सही परिणाम आते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही किताबों को गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल द बुक यात्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली किताब तक तैयार रहिए, सोच को तेज बनाइए और हर संघर्ष को एक अवसर में बदलते जाइए।